नमस्कार। एमपी पोस्ट के ऑन द टॉप में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करेंगे जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से निकलकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे राज्यों में न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया है, बल्कि मध्य प्रदेश के देश के ख्याति प्राप्त पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और वर्तमान में IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के DG महानिदेशक श्री संजय द्विवेदी जी, जो पत्रकारिता के बहुत ही ख्यातिलब्ध प्रोफेसर हैं। माननीय संजय द्विवेदी साहब, आपका ऑन द टॉप में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे उन विषयों पर बात करेंगे जिसकी आज बहुत ज़रूरत है पत्रकारिता के पेशे में। जो नवोदित पत्रकार आ रहे हैं और जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनको किस तरह की सावधानी रखना चाहिए और किस तरह का अध्ययन करना चाहिए, सोशल मीडिया पर उनको किस तरह का कितना उपयोग करना चाहिए, इसके साथ साथ उनको किस तरह की किताबों का अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा उनके समक्ष यानी कि पत्रकारिता के पवित्र पेशे के समक्ष इस समय चुनौतियां क्या है और पत्रकारिता में कैरियर क्या है। तो माननीय द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे शुरुआत यहीं से करते हैं कि पत्रकारिता का जो पवित्र पेशा है, इसमें कैरियर क्या है और भविष्य की चुनौतियां क्या है और वर्तमान में चुनौतियां किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, पत्रकारिता का जो पेशा है, जैसा आपने कहा कि बहुत पवित्र है, क्योंकि हम लोगों का मन बनाने का काम करते हैं, लोगों का विचार बनाने का काम करते हैं। और जब आप जनमत निर्माण के क्षेत्र में होते हैं, मन बनाने का लोगों के काम करते हैं, तो वो काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। क्योंकि देखिए, आप जो लिखते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो कहते हैं, उसका पूरे समाज पर असर पड़ता है। लोग वैसा फॉलो करते, वैसे बन जाते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पत्रकारिता को, मीडिया के जो बहुत सारे इस समय उपक्रम हैं, उनको परिशुद्धता के साथ, एक्यूरेसी के साथ और एक्यूरेसी के साथ प्रस्तुत करें, खबरों को प्रस्तुत करें। क्योंकि देखिए, आज का जो चैलेंज है, जो आपने कहा, बहुत ही अजब समय है जब इन्फॉर्मेशन देने वाले बहुत हो गए। हम पहले पढ़ते थे, पढ़ाते थे कि हमारा 3 काम है, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। आज सूचना देने वाले अनेक हो गए। आज 99% सूचनाएं पत्रकार नहीं देते, कहीं और से निर्गत होती हैं, पहुंच जाती हैं। संचार माध्यम बढ़ गए। डिजिटल मीडिया के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद अनेक प्रकार के जो है लोग जो है इसमें बढ़ गए। और इस नाते एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और इस नाते हमको ये देखना पड़ेगा कि हमें खबर और सूचना के अंतर को समझना पड़ेगा। खबर क्या है और सूचना क्या है, इसके अंतर को हमको समझना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सूचनाएं देने वाले तो बहुत होंगे, पर खबरें देने वाले हमारे पास आज की तारीख में नहीं है। और खबर देने वालों की संख्या बहुत कम हो गई। क्योंकि खबर देने का मतलब है कि खबर एक प्रोसेस से गुजरेगी। एक रिपोर्टर होगा, एक एडिटर होगा, और एक जो है उसको अलग अलग तरीके से उसको प्रोसेस करके खबर हम लेके आते हैं। कई सारे सूचना कोई भी देता, कई सारे स्तरों पर इसलिए सूचना के साथ कोई जिम्मेदारी नहीं जुड़ी हुई है, खबर के साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने परंपरागत मीडिया को किस तरह से बचा के बना के रखते हैं, ताकि खबरों के साथ जो जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है, वो एक बनी रहे और बची रहे। पत्रकारिता के पवित्र पेशे में जो विद्यार्थी या जो नवोदित पत्रकार आ रहे हैं, उनको सोशल मीडिया में कितना समय व्यतीत करना चाहिए और किस तरह की उनको अध्ययन करना चाहिए, और पत्रकारिता के पवित्र पेशे में आने के लिए उनको किस किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि पत्रकारिता जिस तरह जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ काम है, तो हमें अपने वर्तमान में जीना है। हम पत्रकारिता के बहुत गौरवशाली जो अतीत है, सिर्फ उसके भरोसे नहीं रह सकते। किससे कहानियां सुना के कभी ऐसा था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, ये तो कहानियां चलती नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि हम डिजिटल कन्वर्जेंस के समय में हैं, जब लोगों की सूचना ग्रहण करने के माध्यम बदल चुके हैं। जो परंपरागत मीडिया है वो धीरे धीरे हाशिए लग रहा है, और जो दूसरे किस्म का मीडिया विकसित हुआ, जो डिजिटल मीडिया विकसित हुआ है, सोशल मीडिया विकसित हुआ है, वही आज का मुख्य मीडिया है। उसी से ज़्यादातर सूचनाएं कंज्यूम की जा रही हैं। इसलिए हमें इस डिजिटल कन्वर्जेंस को समझने की ज़रूरत है। इस डिजिटल कन्वर्जेंस की सबसे बड़ी जो जगह बनी हो, मोबाइल बनी है, कि मोबाइल के आधार पर, मोबाइल के सहारे सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। 2008 में जे गोमेज की किताब आई जिसका नाम है प्रिंट इज डेड। बाद में रोज डॉसन साहब आते हैं। रोज डॉसन साहब ने अखबारों के विलुप्त होने का एक चार्ट बनाया, जिसमें लिखा कि 2040 में अमेरिका में आखिरी अखबार निकलेगा और उस अखबार की
मौत की खबर छापने के लिए अगले दिन कोई अखबार मौजूद नहीं होगा। एक चार्ट बना दिया उन्होंने अखबारों की विलुप्ति का। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा संकट प्रिंट मीडिया के सामने है। अब कई बार लोग कहते हैं भारत में भी पिछले वर्षों में भी 13% से ऊपर की ग्रोथ देखी गई प्रिंट मीडिया में। इसका कारण क्या है? देखिए, भारत की परिस्थितियां उन देशों से अलग है। वो पहले डिजिटल वर्ल्ड में गए, हम लेट में गए थोड़ा। दूसरा कारण है कि भारत में आज भी 100% साक्षरता अपेक्षित है। तीसरा कारण है कि हमारे यहाँ अखबारों की इज्जत बहुत है। हमारे यहाँ अखबार स्टेटस सिंबल की तरह होते हैं। वो पढ़े न जाए, पलटे भी न जाए, पर घरों में बुलाए जाते हैं। उन भाषाओं के अखबार भी बुलाए जाते हैं जिन भाषाओं को घर के लोग नहीं पढ़ते। तो एक पेइंग कैपेसिटी भी हमारी बढ़ी है, हमारी साक्षरता दर बढ़ी है, हमारी पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है, और हम एक अखबार को स्टेटस सिंबल की तरह मानते हैं, अपने घरों बुलाते हैं। ये घर में अखबार आने वाले पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, इसका प्रतीक है। तो सच बात यह है कि अखबारों के पढ़ने का समय कम हुआ है। अब कई लोग कहते हैं फिर अखबार करें क्या अखबार मर जाएंगे? मरेंगे नहीं, अखबारों को अपने को बदलना पड़ेगा। अब जो अखबार ई पेपर पर उपलब्ध है, डिजिटल पर उपलब्ध है, उसने दूसरे मीडिया का सहारा तो ले लिया, पर वो प्रिंट मीडिया नहीं है। अखबार ने जैसे अपना डिजिटाइजेशन किया, अखबार जैसे ई पेपर बनता है, वो प्रिंट मीडिया नहीं है। इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि हम प्रिंट पे हैं। प्रिंट वो है जो आपकी सोल्ड कॉपी, जो आदमी जाके स्टॉल से खरीदता है, अपने घर में बुलाता है। तो इस ताकत को हमको समझना पड़ेगा और अखबारों को अपने अंदर विशिष्टता बोध पैदा करना पड़ेगा। अखबारों को अब व्याख्या पर जाना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन पे जाना पड़ेगा। अखबारों को अब एनालिसिस पे जाना पड़ेगा। अखबारों को वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अखबारों को खबरों की कलरिंग करनी पड़ेगी। यानी सूचनाएं तो हमको 10 माध्यमों तक हमारे पास आ चुकी है, पर उसका जो वैल्यूएशन करके, खबर को एक कलर करके हम जब नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तो शायद वो अखबार पढ़े और सराहे जाए। क्योंकि अखबार तो खत्म हो जाएंगे, हम ऐसा मानते नहीं, ऐसी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। तो एक नए बदले हुए समय को हमको समझना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने टिप्पणी की है कि जिस तरह से समाचार पत्रों की अपनी क्रेडिबिलिटी है, सोशल मीडिया की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक अपना एजेंडा चलाते हैं लोग। तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, मेरा मानना है कि जो परंपरागत मीडिया है उसमें बड़ी मात्रा में नियमन तो है, क्योंकि वहाँ एक एडिटर नाम की संस्था है, रिपोर्टर्स हैं जो जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। पर जो सोशल मीडिया है उस पर एक भीड़ है। देखिए, भीड़ का मनोविज्ञान अलग है। एक कहीं पर नियंत्रित लोग बैठे हैं, अनुशासित लोग बैठे हैं, और एक भीड़ है। भीड़ अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जिंदगी में हमने देखा भीड़ का एक अलग मनोविज्ञान है। तो जो सोशल मीडिया पे फौज उतरी हुई है, ये पत्रकार नहीं है, दे आर इन्फॉर्मर्स। ये इन्फॉर्मर हो सकते हैं, ये मुखबिर हो सकते हैं, ये सूचना के सेतु हो सकते हैं, सूचना के वाहक हो सकते हैं, पर ये खबर नवीस नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पे जो कुछ लिखा या पढ़ा जा रहा है उसको मुख्य धारा की पत्रकारिता मानना ठीक नहीं है, और मुख्य धारा के पत्रकारों को उसके लिए आरोपित भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां जो कुछ है वो अलग लोग हैं, उनकी दुनिया अलग है। ये मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो नवोदित पत्रकार हैं, विद्यार्थी हैं, उनको सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं कि समय को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। समय तो आगे ही बढ़ेगा। एक जमाने में कभी रेडियो माध्यम रहा होगा, कभी अखबार रहे होंगे, कभी टेलीविजन रहे होंगे। आज नई पीढ़ी का माध्यम तो यही है, और आप उससे कहीं काम से छोड़ दीजिए, ये तो संभव नहीं है। एक जमाने में फिल्में देखना पाप था। हम कॉलेजों को छोड़ के, क्लासेस बंक करके फिल्में देखने जाया करते थे। उस जमाने में माना जाता था जो उपन्यास लड़का पढ़ता है वो बिगड़ जाएगा, पिक्चर देखेगा तो बिगड़ जाएगा, साहित्य पढ़ेगा तो बिगड़ जाएगा। बाद में लगा कि अखबार पढ़ता तो बिगड़ जाएगा, बाद में टीवी देखेगा तो बिगड़ जाएगा। आज ये सोशल मीडिया से बिगड़ जाएगा। बच्चे तब भी नहीं बिगड़े, बच्चे आगे भी नहीं बिगड़ेंगे। बच्चे इन्हीं माध्यमों के साथ आगे बढ़े हैं। हर समय का अपना माध्यम है, इस समय का माध्यम सोशल मीडिया है। नहीं, बट नए जो नवोदित पत्रकार हैं, विद्यार्थी हैं, उनके समक्ष ये चुनौती आ रही है। कई अध्ययन भी आए और कई प्रोफेसरों का ये कहना है कि वो पढ़ते कम है और अधिकतर समय अपना सोशल मीडिया पे है, मतलब यानी कि वो जर्नोक्रेट बनने की ज़्यादा उनमें ललक है। तो जब उनके पास शब्द सत्ता नहीं रहती, जब उनके पास शब्दकोश नहीं रहता, तो लिखने पढ़ने में थोड़ा सा वो उनके पास में एक कम वो रहता अभ्यास। इसलिए वो जो है ना, अपनी बात को बहुत विस्तार से, बहुत प्रभावी तरीके से नहीं कर पाते। नहीं, मैं ठीक बात है कि सोशल मीडिया हमारे ज़िंदगी को बहुत प्रभावित कर रहा है, पर चीज़ को बहुत जनरलाइज करके नहीं। हर अनेक तरह के युवा, बहुत सब ऐसे युवा हैं जो अभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत अध्ययन पर, टेक्स्ट बुक्स पर, मूल पुस्तकों पर ध्यान देते हैं।
आपकी यात्रा क्या है ये देखना पड़ेगा कि आप जो है आनंद के लिए हैं, किस लिए। पहले ये तो सोचना पड़ेगा बच्चों को कि आप किस लिए सोशल मीडिया पे हैं, इसका आप क्या उपयोग कर रहे हैं, आपको जो मैसेज मिल रहा है आप क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या आप इसको चेक करते हैं, क्या आप मीडिया लिटरेट हैं। ये बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि बुरा मत लाइक करो, बुरा मत टाइप करो, बुरा मत शेयर करो। इस अनुशासन को हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बुरा टाइप ही नहीं करेंगे तो गलत चीज़ समाज में आएगी नहीं, बुरा शेयर नहीं करेंगे तो वो फैलेगी नहीं, और बुरा लाइक नहीं करेंगे तो उसको एब्सोल्यूट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी मैदान से। तो एक सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हमें अपनी जो नई पीढ़ी है उसको मीडिया लिटरेट बनाना पड़ेगा। मेरे पास मोबाइल है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं मोबाइल को जानता हूँ, मुझे उसका इस्तेमाल सीखना है। जैसे हम कैमरे का इस्तेमाल सीखते हैं, बाकी तमाम यंत्रों का सीखते हैं, वाद्य यंत्रों को सीखते हैं, ऐसे हमें उस मीडिया को भी सीखना। मीडिया लिटरेट होने का मतलब हम इस मीडिया के उसको समझें। मतलब इसमें फेक न्यूज भी है, इसमें हेट न्यूज भी है, इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो बनाई जा रही हैं, क्रिएट की जा रही हैं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि भारत में डिजिटल लिटरेसी की बहुत सख्त जरूरत है। निश्चित रूप से अगर आप डिजिटली लिटरेट नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे, आज की तारीख में जो सर्वे आ रहे हैं, उनको विज्ञापन और खबरों का अंतर नहीं पता है। वो नहीं जानते कि विज्ञापन एक खबर है, ये फेक न्यूज या हेट न्यूज है। उस चक्कर में वो चीजें वायरल होती है, समाज में तनाव पैदा होता है, परिवारों में तनाव पैदा होता है, सामाजिक सद्भाव विखंडित होता है, और तमाम तरह की जो मनोवैज्ञानिक मनोविकारी लोग बैठे हुए हैं, मनोविकारी लोग, इन पे वो अपना खेल खेलते हैं। लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। आर्थिक कितना अपराध हो रहा है इस पर, किस तरह से बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर कोई पवित्र आत्माएं ही नहीं भटक रही हैं, इसमें तमाम मनोविकारी लोग हैं जो अपनी अपनी मनोविकृति भी परोस रहे हैं, और हमारी नई पीढ़ी को, सीनियर लोगों को भी उसका शिकार बना रहे हैं। सीनियर लोगों के पैसे जा रहे हैं, नई पीढ़ी की जवानी जा रही है, उनकी किसी की आंखें जा रही हैं, किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें बहुत विचार करने की ज़रूरत है। So, hello sir, it's a very pleasure to meet you. So my question is, how can we inspire the youth to come in the field of media? Because nowadays we are seeing that most of our youngsters are busy with their, the latest gadgets, and they are doing most of the unproductive work. So how can we attract them towards the productive work they can do with the digital media or the mobile journalism? देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि ये सब बच्चे इसी में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत जनरलाइज किस्म का कमेंट है कि सभी लोग गैजेट्स में लगे हुए हैं। Most of. मैं ज़्यादातर बच्चों को जानता हूँ कि जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। मैं इस जनरेशन में बहुत अलग अलग तरह के परिवर्तन देख रहा हूँ। पहला तो देख रहा हूँ ये जो पीढ़ी आ रही है आप लोगों की, इसके लिए आपको धन्यवाद। कि आपकी पीढ़ी ज़्यादा देशभक्त है, ज़्यादा ईमानदार है, ईमानदारी से पैसे कमाना चाहती है, बदमाशियाँ नहीं करना चाहती है, बहुत नेशनलिस्ट है। और हमारी जनरेशन में जो कमी थी कि हम अपने सीनियर्स से उस तरह अटैच नहीं थे जितना पीढ़ी अटैच है, खासकर अपने नाना नानी, अपने दादा दादी, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को ज़्यादा समझती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा समय आ रहा है, और ये जो गैजेट्स आए हैं, ये जो हमारी ज़िंदगी में सहूलतें आई हैं, इसने काफ़ी हमें क्या कहते हैं कि ज़िंदगी हमारी उससे सरल हुई है, और बच्चों को भी एक नए तरह का मौका मिला। नुकसान ये हुआ कि पिछले 2 वर्ष जो कोरोना के गुजरे, उसमें बच्चों का सोशलाइजेशन कम हुआ। वो घरों के अंदर कैद थे। जब घरों में कैद थे तो मोबाइल या टेलीविज़न या जो भी मनोरंजन की चीज़ें, गैजेट्स थे, वही उनका सहारा था। तो वो एक समय की मार है। मुझे लगता है उस समय की मार के नाते बच्चा ज़रूर वो है, पर बच्चा बहुत समझदार है, बहुत ही वो है, और फिर से एक नया समय आया है। और मुझे लगता है कि हमें अपनी पीढ़ी से बहुत सारी उम्मीदें पालनी चाहिए, और मैं पालता भी हूँ। हम तो ऐसे बच्चों को जानते हैं कि वो बैक टू विलेज पे काम कर रहे हैं। अच्छी IIT, बड़े IIM से पढ़े हुए बच्चे आज जाकर गांव के अंदर काम कर रहे हैं, अपने जो लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो जितने स्टार्टअप आप देख रहे हैं, ये हमारे नौजवानों ने शुरू किए हैं, सर्विसेज हैं। घर में बैठे आपको दवाएं मिल रही हैं, घर में बैठे आपको गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। एक से एक सर्विसेज के बारे में, नए नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही नवाचारों की तरफ देखने वाली पीढ़ी है, और मैं इस पीढ़ी को बहुत उम्मीद से देखता हूँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, वो इसी पीढ़ी के सहारे बनेगा। भारत जगतगुरु भी बनेगा, इसी पीढ़ी के सहारे बनेगा। आज दुनिया की सारी बड़ी कंपनियों के CEOs अगर भारतीय बन गए हैं, बड़े बैंकर्स भारतीय बन गए हैं, तो इसमें सिर्फ मतलब ये नहीं कह सकते कि वो पीढ़ी हमारी कहीं डाइवर्ट हो रही है। बिल्कुल सही रास्ते पे है, सही काम कर रही है, अच्छे परिणाम दे रही है। और हमारी जनरेशन से, क्योंकि मैं उस जनरेशन से आता हूँ, हमारी जनरेशन से पीढ़ी ज़्यादा अच्छी है,
और भारत को सुपर पावर और नॉलेज पावर बनाने में इस पीढ़ी का योगदान बहुत बड़ा है। जो विलेजेस के बच्चे हुआ, द पुअर चिल्ड्रन हु नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम इन द फील्ड ऑफ मीडिया एज बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एटसेट्रा थिंग्स, सो हाउ कैन वी मेक इट मोर एक्सेसिबल टू देम? देखिए कि ये भी जो प्रॉब्लम है, ये भी डिजिटल मीडिया ने काफ़ी इसको एड्रेस किया है। एक ज़माने में सूचनाएं पहुंचती नहीं थी, कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वो उतना पावरफुल होगा। आज मैं शहर में हूँ, प्रिविलेज में भी हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। आज डिजिटल मीडिया ने इस गैप को थोड़ा कम किया है। ये ठीक है, डिजिटल डिवाइड भी है, डिजिटल गैप भी है, पर उतना नहीं है जितना पहले था। आज की तारीख में कोई बच्चा बहुत नीचे बैठा हुआ है तो वो जाकर के ऑनलाइन हुआ, जैसे हम आज NTA में गए, ऑनलाइन एग्जाम करा रहे हैं, तो आप देखिए अचानक जो 3200 फॉर्म थे वो अचानक 10,500 हो गए। कैसे हो गए? ये डिजिटल इंडिया की देन है कि आज गांव में बहुत दूर बैठा हुआ बच्चा भी IMC में आने का सपना देखता है, उसकी परीक्षा दे रहा है। तो इस डिजिटल इंडिया को संभव होते हुए हम देख रहे हैं और गांव के बच्चों तक भी अब इंफॉर्मेशन पहुंच रही हैं। ये इसी डिजिटल मीडिया ने इसको संभव किया है और मुझे लगता है कि अब उस तरह के हालात नहीं हैं जैसा हम सोचा करते थे कि गांव में चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। वहाँ तक भी लोग पहुंच रहे हैं, वहाँ तक सूचनाएं पहुंच रही हैं। वहाँ तक अखबार नहीं पहुंचते थे पर मोबाइल वहाँ तक पहुँचा है। हर गांव में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन का पहुँचने का मतलब है कि सूचनाएं भी वहाँ तक पहुँच ही रही होंगी। आप इंटरव्यू कर रहे हैं, गाँव में बच्चा भी बैठ के देखेगा, अमेरिका में बैठ के बच्चा भी देख सकता है। डिजिटल इंडिया का या डिजिटल दुनिया का मतलब यही है, इसका कोई भूगोल नहीं है, ये 24/7 है। बिल्कुल, इसकी कोई बाउंड्री नहीं कि सिर्फ इंडिया में आप देख सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका कहीं कोई बैठा होगा देख सकता है, उसके ऊपर लिंक मिल जाएगा तो देख लेगा। तो इसकी सुविधा यही है। एक अखबार को गांव तक पहुंचाने में जितनी मेहनत होती है वो डिजिटल मीडिया को पहुंचने में नहीं होती। डिजिटल मीडिया ही ऐसा है जो 24/7 काम करता है और इसलिए हम लोग कहते हैं कि डिजिटल मीडिया का सूरज कभी नहीं डूबता। थैंक यू सो मच सर। नए विद्यार्थियों को पत्रकारिता के, जैसे कि IIMC दिल्ली है या आपने तो चूँकि छत्तीसगढ़ में भी काम किया, वहाँ के विश्वविद्यालय में, मध्य प्रदेश में भी काम किया, दिल्ली में भी आप कर रहे हैं, तो जो नए विद्यार्थी है जिनको इस पत्रकारिता के पवित्र पेशे में आना है, उनको पढ़ाई करना है, तो उनको किस तरह की आप संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह की तैयारी करें? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे, जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि सबसे बड़ी ज़रूरत कि अब वो हमारे समय को समझें, इस डिजिटल कन्वर्जेंस को समझें और इस डिजिटल कन्वर्जेंस में स्पेशलाइज्ड अपने को करें। क्योंकि इसमें जो एक जनरल इंटरेस्ट सर्व करने वाला, सब कथाएं लिख देने वाला पत्रकार चलता तो वो अब चलेगा नहीं। आपको किसी विषय विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, आप मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में नहीं स्थापित हो सकते, आप फूडिंग में जा सकते हैं, आप ऑटो के विषयों पे लिखिए, आप कमोडिटी पे लिखिए, आप शेयर पे लिखिए, आप सराफा पे लिखिए, मतलब आपको कोई सेगमेंट पकड़ना पड़े, पर्यावरण पे लिखिए, कोई सेगमेंट पे जाके, मतलब स्पेशलाइज जर्नलिज्म का समय आ रहा धीरे धीरे। अब वो जर्नलिज्म चला गया जब जनरल इंटरेस्ट की मैगजीन बहुत बिका करती थी, जिसमें 2 पन्ना बच्चों का, 2 पन्ना महिलाओं का, 2 पन्ना जो है राजनीति का, एक कहानी, एक कविता, एक गजल से पत्रिकाएं छप जाती थी, अखबार चल जाते थे। अब हमें स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट की जरूरत है। इकोनॉमी में भी आप काम कर रहे हैं तो इकोनॉमी में क्या करते हो? कमोडिटी करते हो, शेयर करते हो, कि इंडस्ट्री देखते हो या कोयला इंडस्ट्री देखते हो? मतलब हमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ट्रेड ओरिएंटेड जर्नलिस्ट खड़े करने पड़ेंगे जो अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ होंगे। उस क्षेत्रों में हमको आप लोगों को लगाना पड़ेगा, विशेषज्ञता अर्जित करनी पड़ेगी किसी विषय विशेष में। इस समय भारत में, क्या पूरी दुनिया में फेक न्यूज़ का दौर चल रहा है, तो जिस तरह से डिजिटल लिटरेसी की आपने बात कही है, तो क्या फेक न्यूज़ से बचाव के लिए किसी तरह का अभियान जनता की तरफ से या विश्वविद्यालयों की तरफ से शुरुआत होना चाहिए? इसकी शुरुआत क्या IIMC दिल्ली कर चुका है या करने की ज़रूरत है, या आपका कोई प्रोसेस चल रहा है? हम लगातार पिछले 3 वर्षों से फैक्ट चेकिंग पर लगातार कार्यशालाएं करा रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ SAR टेयरिंग का डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, जो खासकर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, हमारे सैन्य बलों के जो प्रवक्ता हैं, भारत सरकार की विविध सेवाओं के जो प्रवक्ता हैं, राज्य सरकारें भी जो आग्रह कर रही है, जैसे अभी हमने छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों का, जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उनके 15-15 के 3 बैच कराए। तो इसमें अनिवार्य रूप से हमने मीडिया लिटरेसी को, फैक्ट चेकिंग को, इसको अनिवार्य रूप से शामिल किया
और पहले जो हमारा ट्रेडिशनल सेटअप था उसको बदल करके अब सारा का सारा हमारा जो फोकस है वो डिजिटल और सोशल मीडिया की हैंडलिंग पे है, फैक्ट चेकिंग पे है। तो अभी जितनी हम ट्रेनिंग्स करा रहे हैं अधिकारियों की कर रहे हैं, अभी केरल सरकार के साथ मिलकर भी किया, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर किया, जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर किया, पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ मिलकर किया, अभी सीआरपीएफ का किया, फौजियों का हर साल करते हैं। तभी कोरोना काल के दौरान भी हमने ऑनलाइन लगभग जो है 25 वर्कशॉप करी और अब तो हम फिजिकली भी लोग ही कर रहे हैं, अभी कोस्ट गार्ड के लोगों के साथ किया। तो लगातार अब ये पूरा मॉड्यूल जो है वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, फैक्ट चेक पर ही केंद्रित है, इसी पर सारी ट्रेनिंग है। इसमें डेटा जर्नलिज्म भी है, इसमें डेटा जर्नलिज्म भी है। और एक अच्छी खबर मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हम जितने कोर्सेज चला रहे थे आईएमसी के अंदर सब ट्रेडिशनल कोर्सेज थे, हिंदी जर्नलिज्म, उर्दू जर्नलिज्म, मलयाली जर्नलिज्म, उड़िया जर्नलिज्म, पत्रकारिता के सारे कोर्स थे और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग का पब्लिकेशन का कोर्स था। इस साल पहले वर्ष हम जो है एक साथ 3 परिसरों में डिजिटल मीडिया का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिनकी कंटेंट और भावभूमि यही है क्योंकि अब हमें डिजिटल जर्नलिज्म का जो विस्तार है उसको देखते हुए हमें लोग तैयार करने हैं। क्योंकि अभी हम एक परंपरागत पत्रकारिता की पढ़ाई के साथ थे, अब 3 परिसरों में, जिसमें आईजोल जो नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू परिसर जो हमारा जिसको प्रधानमंत्री महोदय ने शिलान्यास किया जम्मू में, और तीसरा हमारा दिल्ली जो परिसर, इन 3 परिसरों में हमने जम्मू में भी इसके लिए प्रोफेसर नियुक्त कर दिए, दिल्ली में भी लोग हैं हमारे पास। तो अब जो है इस पर हमारा काफ़ी फोकस है डिजिटल जर्नलिज्म। इसके प्रवेश प्रारंभ हो गए? इसके प्रवेश प्रारंभ हैं, फॉर्म्स आ चुके हैं और आपको जान के खुशी होगी सरवण नगेले जी कि मैक्सिमम 3200 से लेकर 4000 हमारा ट्रैक है फॉर्म्स के आने का। इस साल आईएमसी को आप प्रसन्न हो जाएंगे, 10,500 से ऊपर विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है आईएमसी की 450 सीटों के अगेंस्ट। डिजिटल मीडिया नहीं, की टोटल हमारे पास कुल 450 सीटें हैं। जो रीजनल जर्नलिज्म उसको छोड़ के, रीजनल जर्नलिज्म का हमारा एग्जाम हो चुका है, मराठी का, मलयाली का, उड़िया का, इनकी परीक्षाएं तो हो चुकी हैं, उर्दू की। अब जो मेन स्ट्रीम हमारा ये सारा जर्नलिज्म है जो गैर इनका और जिसमें डिजिटल मीडिया शामिल है, 10,800 फॉर्म हमारे पास इस साल आए हुए हैं, उसमें हमें 450 बच्चों को लगभग। अच्छा, जो नए विद्यार्थियों के लिए क्या भाषा एक पत्रकारिता के पवित्र पेशे में सफल होने के लिए कोई बाधा है? देखिए, किसी भी कम्युनिकेशन में हम अपने आप को व्यक्त कैसे करेंगे? हमें भावनाएं व्यक्त करनी है, हमें रोना, हंसना, खुशी, उत्साह, दुख, विषाद, शोक, कुछ भी व्यक्त करना है, व्यक्त कैसे करेंगे? भाषा से करेंगे। प्रिंट की तो लिमिटेशन है, भाषा के अलावा चारा क्या है? टेलीविजन के पास तो चलो विजुअल्स है, वो विजुअल से भी कुछ कह लेते हैं, बाकी प्रिंट वाला तो भाषा से करेगा, रेडियो वाला ही भाषा से करता है। तो हमारे पास तो भाषा के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी भाषा को समृद्ध करें। जिस भाषा में हमें काम करना है उस भाषा पर अगर हमारा अधिकार नहीं होगा, हमारा एक शब्द संसार नहीं होगा, जो बार बार शब्द सत्ता की आप बात कर रहे हैं, अगर हमारे शब्दों में डेप्थ नहीं होगी, शब्दों का संसार हमारा बड़ा नहीं होगा, तो हम कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, कैसे लोगों के दिलों में उतरेंगे, कैसे लोगों के दिलों को जीतेंगे? क्योंकि ये देखिए, जर्नलिज्म अकेली ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी योग्यता मायने नहीं रखती, सामने वाले का एक्सेप्टेंस मायने रखता है। मैंने बहुत अच्छा पीस लिखा पर सामने वाले ने उसको रिएक्ट कर दिया, नहीं पढ़ा, खत्म हो गया, खबर गिरानी पड़ जाती है। तो हमें तो लोगों की स्वीकृति के बिना हम चल नहीं सकते एक कदम। नहीं, मेरा उसमें आशय ये है कि हिंदी के साथ साथ क्या अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का ज्ञान होना कितना मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। आप एक भाषा बहुत अच्छे से जानिए, कोई आवश्यक नहीं। अगर आप हिंदी में हैं तो आप अनुवादक तो है नहीं। देखिए, दूसरी तीसरी भाषा जानना आपकी खिड़कियां खोलता है ज्ञान की, पर व्यक्त तो आप एक ही भाषा में करेंगे। तो अव्यक्त की भाषा जो आपकी है उस पर आपका बहुत कमांड होना चाहिए। भाषाएं आप 4 जान जाए, 6 जान जाओ तो आपकी समृद्धि है। जितनी आप भाषाएं जानते हैं उतनी आपकी ज्ञान की खिड़कियां खुलती हैं, उतना आपका अनुभव संसार व्यापक होता है, उतने समाजों को की आपके अंदर समझ विकसित होती है। तो बहुभाषी होना ये तो अच्छी बात है, मैं उसके विरुद्ध नहीं बहुभाषी होने। बहुभाषिता तो बहुत बड़ा गुण है, अगर हम 6, 7, 8 भाषाएं जान सके तो क्या समस्या है। पर जिस भाषा में आपको व्यक्त करना अपने आप को, उस भाषा पर आपका अधिकार होना। आप तय कर लीजिए कि आपकी भाषा कौन सी है। आपकी अंग्रेजी भाषा है तो आप अंग्रेजी व्यक्त करिए, हिंदी हिंदी में करिए, उर्दू है उर्दू में करिए, बांग्ला बांग्ला में करिए, तमिल तमिल, जिसमें व्यक्त कर सकिए अपने आप को उसी में आप लिखिए, उसी में ठहरिए। अनावश्यक जो भाषा नहीं आती उस भाषा में व्यक्त करके आप स्वयं को हंसी का पात्र बनाते हैं, उससे कुछ लाभ नहीं होता। इस हेट न्यूज, डेटा जर्नलिज्म और सोशल मीडिया या डिजिटल जर्नलिज्म के दौर में परंपरागत पत्रकारिता और इन सब माध्यमों से बनी पत्रकारिता का भविष्य क्या है?
देखिए भविष्य तो भविष्यवक्ता बताएंगे, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, पर मैं मानता हूँ कि ये चीज़ आगे ही जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। अगर अपने आप को आपने इस डिजिटल कन्वर्जेंस के हिसाब से नहीं ढाला, समाप्त होगा, कम होगा, कमजोर होगा। खत्म तो कोई चीज़ हुई नहीं आती, किताबें नहीं खत्म हुई साहब, अखबार भी नहीं खत्म हुए, तो खत्म तो कुछ नहीं होगा, पर वो कमजोर होगा, उसका मुख्य धारा बदलेगी। तो मुख्य धारा तो इस समय डिजिटल मीडिया है, इसी को आगे बढ़ना। जैसे उस समय आज़ादी के आंदोलन में हमारे सारे राष्ट्रीय नायकों ने अखबार निकाले साहब, सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो चलाया, आज वो क्या करते, आज वो ट्विटर पे अकाउंट बनाते। पहले हमारे प्रधानमंत्री आज जो है सोशल मीडिया का इतना शानदार इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप में वो बहुत बड़ा मीडिया है। उन पर तो रिसर्च भी हुआ यूएस के, पूरी दुनिया के अंदर वो एक बड़े करने वाले बच्चों ने है स्टडी ना। आज की। तमाम ऐसे नौजवान हैं जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में उभरे हैं, तो क्योंकि आज के समय का माध्यम ये हो गया है, जब दुनिया में मीडिया का इस्तेमाल करने वालों में 51% लोग सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, यानी कंपनी इनकी हो चुकी है। जब 51% कंपनी किसी की हो जाती है तो कंपनी उसी की हो जाती है। तो ये जो कम्युनिकेशन की दुनिया है, अब सोशल डिजिटल मीडिया की दुनिया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये ऑन द टॉप कार्यक्रम में चूंकि जब जिस वक्ता के साथ हम बातचीत करते हैं तो उसका सब्जेक्ट ही इसी तरह से रखा है कि और टाइटल कि उसमें वो अपने बारे में शुरुआत में या अंत में बताएं कि आप, चूंकि शून्य से शिखर तक से ही मिला जुला ये शब्द है, तो अब चूंकि आप बस्ती उत्तर प्रदेश से बहुत सारे राज्यों में घूम गए हैं और बहुत सारी जगह आपने बहुत सारे विद्यार्थी बनाए हैं, और हो सकता है कि अभी वर्तमान में आपके आईएमसी से बहुत सारे विद्यार्थी देश विदेश में अपना काम कर रहे हो। संक्षेप में कुछ बताइए। मुझे अपने बारे में ये कि मैं तो बस एक यात्री हूँ। जैसे आपने बस्ती कहा, बहुत छोटा शहर उत्तर प्रदेश का, निकल पड़े, बस्ती से लखनऊ गए, लखनऊ से बनारस गए, बनारस से भोपाल आ गए, जहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, आप लोगों का सानिध्य संसर्ग मिला, और आप सब लोगों से सीख के रायपुर चले गए, रायपुर से मुंबई चले गए, मुंबई से फिर बिलासपुर लौटे, दैनिक भास्कर के संपादक हो गए, फिर वहाँ से फिर रायपुर आए दोबारा, और तो ये गोल चक्कर फिर पूरा हुआ, फिर से वापस भोपाल लौटे दूसरी बार। तो हमने तो एक एक शहर में दो बार अपनी यात्राएं पूरी की हैं, और इस समय ईश्वर की कृपा और संजोग बस दिल्ली में विराजे हैं और भोपाल आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आते हैं। मैं सरमन नगेले ऑन द टॉप में माननीय संजय द्विवेदी के साथ जो बातचीत हुई है, आपका द्विवेदी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और आप उत्तरोत्तर प्रगति करें। हमारी और एमपी पोस्ट की बधाई और शुभकामनाएं। मैं भी आप सबके जो सभी दर्शक जुड़े हुए हैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और भोपाल मेरा बहुत प्रिय शहर है, मध्य प्रदेश मेरा बहुत प्रिय राज्य, यहीं से मैं पढ़ा लिखा और सब कुछ मुझे इस राज्य से मिला है।